हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। और आज से हम श्री गणेश करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का पार्ट 1 लेके आए हम आपके सामने, और ऐसे पार्ट्स में लाता रहूँगा जिससे आप लोग की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो पाए। फॉर दोज हु आर अपेयरिंग इन PhD एंट्रेंस एग्जाम, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेट JRF प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तब भी ये वीडियो MCQs आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट करिए, इससे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ आपको टाइम नहीं मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे आपको PDFs और लिंक्स वीडियो की मिल जाती है इजीली, और वहाँ पे आप डिस्कस भी कर सकते हो। सक्सेस क्लासेस ऐप भी है जहाँ पे आपको वीडियोस और PDFs कंपाइल्ड, सिस्टमैटिक और सीरियल वाइज सारी आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले, और आप लोग को आंसर देना है कमेंट सेक्शन में और देखते हैं किसको कितना आता है। When planning to do a social research, it is better to approach the topic with an open mind, do a pilot study before getting stuck into it, be familiar with the literature on the topic, या फिर forget about theory because this is a very practical undertaking, कांट हैव वन विदाउट द अदर। सबसे अप्रोप्रिएट एग्जैक्ट आंसर इसमें से कौन सा है? अगर आप सोशल रिसर्च कर रहे हो तो, या करने वाले हो तो, प्लानिंग कर रहे हो आप तो। इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बी फेमिलियर विद द लिटरेचर ऑन द टॉपिक। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ तो सिर्फ दो ऑप्शन में हुआ। फर्स्ट तो अप्रोच द टॉपिक विद एन ओपन माइंड, ये तो कोई बताने की जरूरत नहीं, ओपन माइंड आपको होना चाहिए, क्लोज्ड माइंड आपका नहीं होना चाहिए। आपको कोई बाधा ना हो, यू शुड बी टोटली इंडिपेंडेंट, देयर शुड नॉट बी एनी डिपेंडेंस ऑन एनीथिंग। और लास्ट अगर देखें तो फॉरगेट अबाउट थ्योरी बिकॉज देर इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल अंडरटेकिंग, कांट हैव वन विदाउट द अदर। तो ये कोई इट डजेंट मेक सेंस विद दिस क्वेश्चन। अब दो क्वेश्चन हैं, दो पॉइंट हैं, बी और सी। इसमें देखते हैं कि बी क्यों नहीं है। बी मतलब पायलट स्टडी, इसे अपन कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, और सी है बी फेमिलियर विद द लिटरेचर ऑन द टॉपिक। अब सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका आंसर सी है, वो ये है कि जब भी आप कोई सोशल रिसर्च करने जा रहे हो, जब भी आप कोई रिसर्च करने वाले हो, तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि इससे रिलेटेड लिटरेचर्स अवेलेबल है या नहीं रिव्यू करने के लिए। जब आपको वो सब पता चल जाएगा, आप उसको पढ़ लोगे, और सपोज़ आपको आइडेंटिफाई नहीं हो पाए गैप्स, तभी आप क्या करोगे, आप उसको छोड़ोगे और फिर आप उसे कंटिन्यू नहीं करोगे। तो आप ये बताओ कि पायलट स्टडी आप कब करोगे? पायलट स्टडी आप करोगे बिफोर इट, मतलब ये फिजिबल है या नहीं, ये रिसर्च गैप जो मैंने आइडेंटिफाई किया है बाय डूइंग लिटरेचर रिव्यू, इज इट फिजिबल, क्या ये मैं कर सकता हूँ? ये जो आप क्या मैं कर सकता हूँ वाला जो वर्ड कर रहे हो, ये आप यहाँ पे पायलट स्टडी कर रहे हो कि फिजिबल है या नहीं। ठीक है, अगर आपको जैसे हम लोगों ने नव मैम की क्लास में पढ़ा है पनीर वाला एग्जाम्पल, तो सबसे पहले आपको पनीर जाना पड़ेगा, पनीर लेने जाना पड़ेगा उसकी शॉप में, तभी तो आप उसका जो है एक पीस टेस्ट कर पाओगे। ठीक है, तो इन दोनों में से प्राइमरी क्या हुआ, पहले क्या आना चाहिए? पहले आना चाहिए लिटरेचर रिव्यू, है ना। आप पहले लिटरेचर रिव्यू तो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको आप ही उसके बाद ही पायलट स्टडी कर सकते हो। पायलट स्टडी कैसे करोगे? आइडेंटिफाई करोगे गैप, है ना, कि ये फिजिबल है या नहीं, ये गैप पे आगे जाकर रिसर्च हो सकती है कि नहीं हो सकती है। और रिसर्च गैप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करते हैं बाय डूइंग दी लिटरेचर रिव्यू। तो पहला क्या आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए बी फेमिलियर विद द लिटरेचर ऑन द टॉपिक, ये आपको पहले प्लान करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू डू दी पायलट स्टडी, यू हैव टू डू एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की जो रिसर्च गैप मैंने लिटरेचर रिव्यू पढ़ करके फाइंड आउट किए हैं, क्या इसको आगे मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, क्या ये फिजिबल है, क्या इसके ऊपर रिसर्च हो सकती है कि नहीं हो सकती है। इसीलिए इसका आंसर जो है सी है। यहाँ बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं, मैक्सिमम लोग बी आंसर दे के आ जाते हैं, पर मैंने आपको पता रीज़न बता दिया कि फर्स्ट वी विल गिव प्रेफरेंस टू सी ऑप्शन बिकॉज बिफोर doing exploratory research pilot study you have to do literature review and after that you have to do the pilot study. चलिए सेकेंड वाले का आंसर दीजिए। वी रिव्यू द रेलिवेंट लिटरेचर टू नो what is already known about the topic, what concepts and theories have been applied to the topic, who are the key contributors to the topic, या डी all of the above। यहाँ पे जो लिटरेचर को हम रिव्यू करते हैं उसका पर्पस क्या होता है, क्या जानना चाहते हैं हम। 5 सेकेंड का मैं लैग दे रहा हूँ जिससे आप लोग आंसर दे सको। आई होप आपने आंसर दे दिए होंगे। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं ये जानने के लिए कि वो टॉपिक का बैकग्राउंड जानने के लिए, टू नो
द टॉपिक। सेकंड, व्हाट कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज हैव बीन अप्लाइड टू द टॉपिक। हम जानना चाहते हैं, लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या कॉन्सेप्ट्स, क्या थ्योरीज लगाई गई हैं। हु आर द की कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द टॉपिक, किन किन लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, कौन कौन सी ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी हैं, किस किस ऑथर ने ऑलरेडी रिसर्च कर चुके हैं उसके ऊपर। तो ये बारे में पता चलता है कि किन ने ऑलरेडी इस पर्टिकुलर रिसर्च पे कंट्रीब्यूट किया है, कुछ पहले रिसर्च की है रिलेटेड टू द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू proceed in my research, right? So all of the above is the correct answer. Deductive theory क्या होती है? A deductive theory is the one that allows theory to emerge out of the data, involves testing and explicitly defined hypothesis, allows for findings to feed back into the stock of knowledge, and use qualitative methods whenever possible. एलिमिनेशन जिंदाबाद, एलिमिनेशन कायम रहे, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। क्यों? बिकॉज फर्स्ट जो है वो क्वांटिटेटिव है, वो इंडक्टिव है। हम अलाउज थ्योरी टू इमर्ज आउट ऑफ द, हम थ्योरी वगैरह किस में बनाते हैं? फंडामेंटल रिसर्च में हम थ्योरी बनाते हैं। अलाउज फॉर फाइंडिंग्स टू फीडबैक इनटू द स्टॉक ऑफ नॉलेज। कहाँ बढ़ती है? नॉलेज भी फंडामेंटल रिसर्च में बढ़ती है। और फंडामेंटल रिसर्च क्या है? ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है। यूज क्वालिटेटिव मेथड्स वेन एवर पॉसिबल। तो क्वालिटेटिव तो दूर ही रहेगा बिकॉज डिडक्टिव इज क्वांटिटेटिव। व्हाट डज सैम्पलिंग केसेस मीन? सैम्पलिंग केसेस मतलब क्या होता है? सैम्पलिंग यूजिंग अ सैम्पलिंग फ्रेम, आइडेंटिफाइंग पीपल हु आर सुटेबल फॉर रिसर्च, लिटरली द रिसर्च ब्रीफ केस, या सैम्पलिंग पीपल, न्यूज़पेपर, टेलीविजन प्रोग्राम एक्सेट्रा। इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स। पहले आप कोशिश करिए इसका आंसर देने का। आई होप आपके आंसर आ गए होंगे। डी इज़ दी करेक्ट आंसर। इससे मैं आप लोग को एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, वो पहले ही बताना चाहता हूँ मैं, कि अगर अपन बात करें कि तीन टर्म्स की, एक होती है आपकी रेस्टर मैप, सब समझ में आएगा। उसके बाद होती है आपकी सैम्पलिंग फ्रेम या सैम्पल फ्रेम आप कह सकते हो, और फिर होता है आपका सैम्पल एरिया। ये केस यहाँ नहीं बता रहा हूँ, हर सैम्पलिंग का प्रोसेस बता रहा हूँ, हर सैम्पलिंग की टर्मिनोलॉजीज बता रहा हूँ, जिससे आगे जाकर के पे पता हो। जैसे कि एग्जांपल, पूरी पॉपुलेशन रेस्टर मैप है। मैप में क्या होता है? सब कुछ होती है, सारी सिटी ईटी, सारे विलेज डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ होता है। सैम्पल फ्रेम, जैसे कि हम एनटीए यूजीसी नेट के ऊपर कोई रिसर्च करने वाले हैं, तो सैम्पल फ्रेम क्या हो जाएगा हमारा? पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। क्यों? बिकॉज हम पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जो हैं या जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं वही सिर्फ आगे जा करके एनडी यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। और सैम्पल एरिया मतलब उतने सारे पोस्ट ग्रेजुएशन के एनटी यूजीसी नेट देते हैं? नहीं, कुछ जॉब भी करते होंगे, कुछ आगे जा करके फर्दर रिसर्च भी करते होंगे। ठीक है, तो सैम्पलिंग फ्रेम मतलब टोटल पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, और उसके अंदर कौन एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है, वो होता है आपका सैम्पल एरिया। इज इट क्लियर? पूरी पॉपुलेशन हो गई आपकी रेस्टर मैप, उसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं या जो कर चुके हैं वो है आपका सैम्पल फ्रेम, और सैम्पल एरिया है आपका, उसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स कौन कौन एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, वो जाता है आपका सैम्पल एरिया। तो ये सैम्पल फ्रेम जो आपको बीच में जो नज़र आ रहा है ना, ये आपको मैंने बता दिया। अब सैम्पलिंग केसेस क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय केस? केस मतलब क्या होता है, या केस सैम्पलिंग क्या होता है? अब हम सब जानते हैं, सपोज अभी एक बहुत ही ट्रेंडिंग केस चल रहा है, वो है सुशांत सिंह राजपूत का केस। अब कोई इंसान को उसका डिटेल्स इकट्ठा करनी है, उसके ऊपर हम सब जानते हैं कि अभी सीबीआई को सौंप दी गई है, सीबीआई ने हरी झंडी दे दी है कि हाँ हम इस केस को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वो कहाँ से डाटा इकट्ठा कर रहा है? सीबीआई क्या करेगा? कहाँ से डाटा इकट्ठा करेगा? या आपको कोई केस स्टडी मिली हुई कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के ऊपर आप कोई केस स्टडी करो, तो आप क्या करने वाले हो? आप वहाँ पे सैम्पलिंग केसेस ढूंढोगे। कैसे? आप लोगों से बात करोगे। रिया चक्रवर्ती से आपने बात की, उसके पर्सनल मैनेजर से बात की, उसके फ्रेंड से बात की, उसके जिम ट्रेनर से बात की। ये आपका हो गया एक कॉम्पोनेंट सैम्पलिंग केस में। आप न्यूज़पेपर में देखोगे, न्यूज़पेपर में भी आज तक दैनिक भास्कर और नव भारत और टाइम्स ऑफ इंडिया में आए दिन जो है सुशांत सिंह राजपूत की जो न्यूज़ आती रहती है। टेलीविज़न प्रोग्राम्स, आप न्यूज़ चैनल देखोगे, तो यहाँ से आप इकट्ठा करोगे, है ना? यहाँ से अपने केस की क्या करोगे? आप सैम्पलिंग करोगे। कि जैसे कि न्यूज़पेपर की बात की, तो न्यूज़पेपर में दैनिक भास्कर नंबर 1 न्यूज़पेपर है, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, उनकी जो न्यूज़ होती है वो ऑथेंटिक होती हैं। ठीक है, हमने उससे बात की जो उनके करीबी हैं। आप कोई आउटसाइडर से तो बात करोगे नहीं ना आप उससे, क्यों? बिकॉज वो उस केस से रिलेटेड ही नहीं है। ठीक है, आपने टेलीविजन प्रोग्राम से बात की, रिपब्लिक भारत अगर आप लोग देखते हो तो सारा दिन वो सुशांत सिंह राजपूत की गुत्थी सुलझाने में लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सैम्पलिंग केसेस मतलब वो होते हैं कि जो केस है पूरा, जो पूरा केस स्टडी हमारे
सामने है उसकी हम सैम्पलिंग कहाँ कहाँ से कर रहे हैं, उसकी सैम्पलिंग हम कर रहे हैं लोगों से, सैम्पलिंग पीपल, और न्यूज़पेपर की सैम्पलिंग कर रहे हैं, उसमें से न्यूज़पेपर की हम कटिंग्स ले रहे हैं, न्यूज़पेपर से हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, टेलीविजन प्रोग्राम्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा और बहुत सारे जो केसेस हो सकते हैं सैम्पलिंग के। तो ये होता है बेसिकली सैम्पलिंग केसेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सैम्पलिंग केसेस क्या होते हैं, कि किसी केस स्टडी को रिजॉल्व करने के लिए हम कहाँ कहाँ से सैम्पलिंग कर रहे हैं, हम लोगों की सैम्पलिंग कर रहे हैं, हम न्यूज़पेपर की सैम्पलिंग कर रहे हैं, हम टेलीविजन प्रोग्राम की सैम्पलिंग कर रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट यू कॉल सैम्पलिंग केसेस, इसलिए डी इज़ द करेक्ट आंसर। ब्रीफ केस तो यहीं से एलिमिनेटेड, ये यहाँ है ना, बक्सा कहाँ से आ गया। आइडेंटिफाइंग पीपल हु आर सुटेबल फॉर रिसर्च, नो। एक चीज़ आप हमेशा याद रखो, अब आप लोग बोलोगे सर बी भी तो आंसर है, विच इज़ मोर प्रिसाइज, विच आंसर इज मोर प्रिसाइज, ठीक है, दिस इज मोर प्रिसाइज आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है ना प्रिसाइसली उस चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। आइडेंटिफाइंग पीपल हु आर सुटेबल फॉर रिसर्च, इट इज़ नॉट दैट मच एक्यूरेट एंड नॉट दैट मच precise we can say, and sampling using a sampling frame and sampling is totally different, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका D is the correct answer, ठीक है। Which of the following is not a data collection method, इसमें से कौन सा डाटा कलेक्शन मेथड नहीं है? रिसर्च क्वेश्चंस, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूइंग, पोस्टल सर्वे क्वेश्चनेयर्स या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस। 5 सेकेंड का टाइम आपको शुरू होता है अब। ए, रिसर्च क्वेश्चंस, डाटा कलेक्शन का कौन सा तरीका नहीं है? अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, अनस्ट्रक्चर्ड मतलब जिसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है ना। हमारे पास क्या होता है कि हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में हमें पता होता है कि हमें रिस्पॉन्डेंट से किस किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछने हैं, क्वेश्चन हमारे पास ऑलरेडी लिखे होते हैं, तो वो होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूइंग। और अनस्ट्रक्चर्ड मतलब आपके आंसर से ही क्वेश्चन हमने निकाल लिया, तो वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड, जिसमें कोई स्ट्रक्चर मेंशन्ड नहीं होता है। पोस्टल सर्वे क्वेश्चनर्स मतलब हम सर्वे जो क्वेश्चनर्स होते हैं उसको हम बाय पोस्ट भेज रहे हैं, और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं पार्टिसिपेंट्स को, तो इससे भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। 6, वाई इज डाटा एनालिसिस कंसर्न्ड विद डाटा रिडक्शन। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। डाटा रिडक्शन क्या होता है? डाटा एनालिसिस हम जानते हैं, डाटा एनालिसिस, डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें से वाई डाटा एनालिसिस इज कंसर्न विद डाटा रिडक्शन, बिकॉज फार टू मच डाटा इज कलेक्टेड देन इज रिक्वायर्ड, बिकॉज वी नीड टू मेक सेंस ऑफ द डाटा, because of the repetitions in answers to questionnaires, या because the sample size has been exceeded। इसका मैं बता नहीं सकता आपको, क्योंकि अगर मैंने बताया इसका अभी एक्सप्लेनेशन तो आपका आंसर ही निकल आएगा। ट्राई करिए, एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला इसी बहाने। डाटा रिडक्शन अपन समझते हैं, और इसका आंसर है बी, बिकॉज वी नीड टू मेक सेंस ऑफ द डाटा। डाटा रिडक्शन क्या होता है अब क्लियर हो जाएगा। डाटा रिडक्शन is the transformation of numericals or alphabetical digit information derived empirically or experimentally into a corrected, ordered and simplified form। जब आप मीनिंगफुल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हो, जिससे आप जब डाटा जो आपने एनालिसिस करने के लिए आप जब उसको मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो, ऑर्डरली, सिंप्लीफाइड, करेक्टेड फॉर्म में, तो उसे बोलते हैं हम डाटा रिडक्शन। द बेसिक कॉन्सेप्ट इज द रिडक्शन ऑफ मल्टीट्यूडिनियस अमाउंट्स ऑफ डाटा डाउन टू द मीनिंगफुल पार्ट्स। तो डाटा रिडक्शन वाला समझ में आ गया। डाटा रिडक्शन मतलब होता है वी नीड टू मेक अ सेंस ऑफ द डाटा, और जब वो मीनिंगफुल तरीके से, ऑर्डर्ड, करेक्टेड, सिंप्लीफाइड तरीके से लिखा होगा तो ही हम सेंस कर सकते हैं। इसीलिए हम जो है डाटा एनालिसिस को डाटा रिडक्शन से कंपेयर कर रहे हैं, बिकॉज इफ़ यू वांट टू डू डाटा एनालिसिस देन इट शुड बी अरेंज्ड इन a meaningful, corrected, simplified manner, and that is, in other words, we can say data reduction. So B is the correct answer, because far too much data is collected। तो definition से मेल ही नहीं खा रहा है। Because of the repetitions in answers to questionnaires, no। Because the sample size has been exceeded, no। जो data reduction का definition है वो definition यही है। मीनिंगफुल वे में करेक्ट करना है। लगाइए डिसर्टेशन के मेन इंग्रेडिएंट्स को पहचानिए और सिस्टमैटिकली लगाइए। A, introduction, data collection, data analysis, conclusion and recommendations। B, executive summary, literature review, data gathered, conclusions, bibliography, research plan, research data, analysis, references, या फिर introduction, literature review, research methods, results, discussion and conclusions। बताइए dissertation का सही ingredients कौन कौन से हैं, main ingredients कौन कौन से हैं, और systematic बताइए भी क्या हो सकता है इसका आंसर। डी,
इंट्रोडक्शन पहले हम करेंगे टॉपिक का, फिर उससे रिलेटेड हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे, फिर रिसर्च मेथड्स अप्लाई करेंगे, उससे रिजल्ट मिलेगा, फिर डिस्कशन होगा। मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको उसमें भी बताया हुआ है जब मैंने ये डिसर्टेशन वर्सेस थीसिस की डिफरेंस वाली वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था हम डिस्कशन करते हैं कि हमारा रिजल्ट विद दी वी विल डिस्कस विद दी एक्सपर्ट्स कि हमारा जो रिजल्ट है वो सही है या नहीं। जब वो अप्रूव कर देते हैं कि येस द रिसर्च गैप्स दैट यू वांट टू आइडेंटिफाई दैट यू हैव आइडेंटिफाइड इन द आंसर्स और सॉल्यूशंस दैट यू केम आउट विद by applying these research methods is correct, is valid, is reliable, then conclusion आपका derive हो जाता है। ठीक है, अब क्यों बाकी गलत क्यों नहीं है भैया, ये तो सीक्वेंस ही गलत है पूरा। वेयर इज लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू के बिना कुछ कर ही नहीं सकता। एग्जीक्यूटिव लिटरेचर रिव्यू, डाटा गैदर, कल कंक्लूजन, बिब्लियोग्राफी, नो। मेन इंग्रेडिएंट्स बेसिंग है, रिसर्च मेथड ही नहीं है तो कैसे आप कंक्लूजन पे आए। रिसर्च प्लान, रिसर्च डाटा एनालिसिस, रेफरेंसेस, नो। कमी कमी कमी, तीनों में कमी है कुछ। डी परिपूर्ण है, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। I think ये last question है. Which of the following is a component of ethnographic research? Being immersed in a social group or setting, participant observation, interviews and or documentary analysis, a written account of an ethnographic study या all of the above. इसमें से कौन सा ethnographic research के component हैं? काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को इसका आंसर। चलिए, ऑल ऑफ द अबव है। अब देखते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होता है, इसका कोर मीनिंग क्या है। एथनोग्राफिक रिसर्च इज अ क्वालिटेटिव मेथड वेयर रिसर्चर्स ऑब्जर्व और इंटरेक्ट विद द स्टडीज पार्टिसिपेंट इन देयर रियल लाइफ एनवायरनमेंट। हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं पार्टिसिपेंट्स की ऑब्जर्वेशन करके, इंटरेक्ट करके उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि आप लोग देखते हैं ना, कई सारे जो लोग हैं वो स्लम वगैरह में जाते हैं और वहाँ की लाइफ डिस्कवरी वगैरह हैं, आप ऐसा न्यूज़ चैनल्स में आए सब देखते हो कि आप लोग, तो वो एक तरीके से एथनोग्राफिक रिसर्च ही कर रहे होते हैं। आपको एक चीज़ बता दूँ, फिल्म एक्टर्स भी जाते हैं, है ना, कि कोई पर्टिकुलर, जैसे हम लोग ने देखा था कि उन्होंने कोई हीरो था कि उसने जेल में कुछ समय बिताया, उसमें अपनी रियलिस्टिक, हाँ जैसे कि अपन कह सकते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा एक्टर का, तो उसने क्या किया था कि जेल में रहा था ताकि उसको पता चले कि जेल का एटमॉस्फेयर कैसा होता है, कैसे बंद बंद वो अपनी ज़िंदगी जी सकता है। तो बीइंग इमर्स्ड इन ए सोशल ग्रुप और सेटिंग, ग्रुप में हम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेंट से डिस्कशन करते हैं, पार्टिसिपेंट को ऑब्जर्वेशन, उनसे इंटरव्यू की जाती है, डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस, डॉक्यूमेंट्री वाला उनके बारे में पूछा जाता है, रिटन अकाउंट ऑफ एन एथनोग्राफिक स्टडी, और यहाँ पे हम लोग उस पूरी स्टडी को लिख देते हैं, तो वो हो जाता है आपका एथनोग्राफिक रिसर्च। सो दिस वाज द वीडियो ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अपना स्कोर ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, जिससे पता चले कि आप लोगों को क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। और ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा मैं। मुझे बहुत बच्चों ने बोला था कि सर हम लोग के एग्ज़ाम होने वाले हैं तो ले आइए, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। NDA JRF वालों की भी यहाँ पे हेल्प हो जाएगी, साथ ही साथ जो PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं उनकी भी यहाँ पे मदद हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।